पिछले वीडियो में मैंने 4 ही प्रश्न देखे थे, इसलिए मैंने 4 ही प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, स्वप्रसंग की व्याख्या कीजिए। क, लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है कठपुतलियां हैं, यानी कि पांचों जो लड़कियां थी उनकी, पांचों जो लड़कियां हैं सेन साहब की, वो पांचों कठपुतलियां हैं, उनके इशारों पर चलती है। जो भी उनको कहा जाता है कि करो तो वही करती है, जो कहा जाता है नहीं करो तो वो नहीं करती है। इस हिसाब से वो कठपुतलियां हैं और इस बात पर उनके माता पिता को बहुत गर्व था कि हमारी लड़कियां बहुत ही अनुशासित हैं, लेकिन बहुत ओवर अनुशासित। ख, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बहुत ही गहरी बात यह है। खोखा के दुर्दलित स्वभाव, जिस तरह से खोखा का स्वभाव बदला जा रहा था, स्वभाव ये हो रहा था कि हर किसी को कुछ भी कह देना, जिद करना बहुत ज़्यादा, या फिर किसी चीज़ को तोड़ ताड़ करना, और वो एकदम विपरीत था स्वभाव में। इस हिसाब से सेन साहब और उसकी पत्नी ने अपने सिद्धांतों में भी परिवर्तन ला दिया था, खोखा के दुर्दलित व्यवहार, दुर्दलित स्वभाव के कारण। और ग, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका प्रसंग ये था चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। इस हिसाब से ये जो कहा था सेन साहब ने इसके बारे में कि उसके सिर्फ गाड़ी को टच किया था इसने, मदन ने सिर्फ उसके गाड़ी को छुआ था, और इस बात पे सेन साहब इस तरह से बिगड़े थे उस पर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल को कहा था सेन साहब ने। सिर्फ बताइए, सिर्फ गाड़ी को छूने पर। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया जिस समय मदन अपने मित्रों के साथ, अपने झोपड़ी वाले मित्रों के साथ गली में लट्टू नचा रहा था, उस समय खोखा किस तरह से उसकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कि यहाँ पर हंस कहा गया है अमीर को, हंस यहाँ पे अमीर को कहा गया है और गरीब को कहा गया है कौवे, क्योंकि कौवे के जमात में जाने के लिए हंस यहाँ पर ललक रहा है। यानी कि गरीबों की उस जमात में जाकर लट्टू नचाने के लिए कौन ललक गया? कासू ललक गया। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। स्वप्रसंग आपका व्याख्या हो गया है। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया? सेन साहब उनके जो मित्रों के बीच जो बातचीत हो रही थी, उसमें पत्रकार मित्र ने उसे किस तरह का उत्तर दिया था? बात में निकल आई बात की इस तरह से कि आप कौन अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, कौन अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता है आगे चल के। तो इसी बात पर तुरंत सेन साहब ने टोक दिया, तो मैंने तो सोच लिया है कि खोखा को ना मैंने इंजीनियर बनाना है मैंने। हाँ, तो इस बात पे तुरंत पत्रकार साहब ने काट किया था कि मैं पहले तो अपने बेटे को एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाऊंगा। यानी कि कहा गया, ये इनडायरेक्टली निशाना था खोखा के ऊपर कि आपका खोखा एक अच्छा इंसान नहीं बनने वाला है। और पत्रकार साहब ने इस तरह से जवाब दिया उसे कि मैं पहले अपने बेटे को एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बनाऊंगा, बाद में उसकी मर्जी कि वो आगे जो बने, इंजीनियर, डॉक्टर, सेना में जाए, चाहे जो भी बने, वो खुद के मन से बने, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन एक अच्छा इंसान ज़रूर बने। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? कहानीकार यानी नलिन बिलोचन शर्मा क्या बताना चाहते हैं ड्राइवर और मदन के बीच जो ये बकझक हुई? इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि अब मदन था एक भोला भाला सा लड़का अपने टाइप का, वो बेचारा छोटा सा बच्चा जा रहा है गाड़ी को सिर्फ छूने के लिए। गाड़ी को सिर्फ उसने छुआ ही होगा, या फिर छुआ भी नहीं होगा शायद, कि उसके ड्राइवर ने उससे लड़ाई कर लिया। तो यहाँ से ये बताना चाह रहा है कि उस बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार इसलिए किया जा रहा है, इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वह एक बच्चा है या फिर वह क्या कहते हैं गाड़ी को छूने के लिए आ रहा है। तो फिर तो खोखा ने तो लाइट फोड़ दिया था गाड़ी का, तो उसको तो ज़्यादा कुछ होना चाहिए था। लेकिन यह सिर्फ छूने के लिए गया या फिर छुआ, तो उसके लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है क्योंकि वह गरीब है और वह पराया है। यही है इसके पीछे का जो लेखक बताना चाह रहे हैं, उसके साथ दूसरे तरह का व्यवहार किया जा रहा है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? वो लट्टू नचाना, जिसमें कि कासू अड़ा रहा कि मुझे लट्टू दो, मैं भी नचाएगा, और मदन अड़ा रहा कि तुम्हारे बाप का लट्टू है बे, हम देंगे, निकलो यहाँ से। तो इस बात पे वो एक घूसा दे दिया था, इस बात पे ये भी उसका दांत तोड़ दिया था अच्छा से। तो यही था लड़ाई झगड़ा का कारण, अपने अपने बातों पे अड़े रहना। अक्सर ये हमारे समाज में भी लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं।
लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। कहानी से क्या उदाहरण दिया जाए? कहानी में है कि महल और झोपड़ी वाले, यहाँ पर महल वाले कहा जा रहा है सेन साहब को और झोपड़ी वाले कहा जा रहा है गिरधर लाल को। तो गिरधर लाल का बेटा मदन और सेन साहब का बेटा कासू, इन दोनों के बीच जिस प्रकार से लड़ाई झगड़ा हुआ, इसमें जो झोपड़ी वाले थे, जो कि मदन के साथी जो थे, उनके भी माता पिता, अगर उनके साथ कोई लड़ाई हुआ तो ये झोपड़ी वाले उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने ही मित्रों, अपने ही बराबर के झोपड़ी वालों का वो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महल वालों का सपोर्ट करेंगे इसलिए क्योंकि महल वालों के पास पैसा है, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उनको उनसे डर है, तो वो हमसे बड़ा आदमी है, उससे क्या उलझें, हम उन्हीं का सपोर्ट कर देते हैं। इस तरह का यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से उस बीच वहाँ पर मदन और कासू के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था और गिरधर लाल को निकाल दिया था नौकरी से। इस तरह, इस हिसाब से मतलब कोई और झोपड़ी वाला, उसी के ऑफिस, उसी के फैक्ट्री में काम करने वाला और कोई क्लर्क होता और कोई कर्मचारी होता, वो उससे इस बात पे कुछ कह सकता था कि आपने गिरधर लाल को किस कारण निकाला, लेकिन ऐसा नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसको डर था कि कहीं हमें भी ना निकाल दे। इसलिए झोपड़ी वाले महल वाला से नहीं लड़ता है, दूसरे झोपड़ी वाले के लिए अपने ही विरोध में वो महल वाला का ही सपोर्ट करेगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक झोपड़ी वाला सही होने के बावजूद भी दंड का भागी है और महल वाला कुछ भी करे। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? क्योंकि आज वह मुक्त हो चुका था। गिरधर लाल अब सेन साहब के नौकरी से मुक्त हो चुका था, अब वह उसका नौकर नहीं रहा था, इसलिए अब उसे गले लगा लेता है कि बेटा आज तो मैंने तुझे पीटा, जो कि तूने कुछ गलती नहीं की थी, फिर भी मैंने तुझे पीटा क्योंकि मैं सेन साहब का नौकर था। अब मैं तुझे नहीं पीटूंगा क्योंकि तूने इतने दिन से तू सही काम करता आ रहा है, आज तो बहुत गजब कर दिया तूने, आज तो तूने विष के दांत झाड़ डाले। इसलिए इसी भाव से गिरधर लाल मदन को अपने सीने से लगा लेता है। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर चरित्र चित्रण करेंगे। गिरधर का चरित्र चित्रण किया जाए तो सेन साहब ऐसे दिखते हैं कि वो एकदम कोट पेंट में होंगे, जैसा दिखने में मैं बता रहा हूँ कि वो एक कोट पेंट में होंगे और एक अच्छा सा उनके पास महल होगा, 4-5 गाड़ियाँ होंगी और एकदम वो ना होता है बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद वो एटीट्यूड वाला वो होगा और किसी से ज़्यादा देर बात नहीं करते होंगे। इस तरह का होगा सेन साहब का। कोई हमारे बेटे को कैसे कुछ कह देगा, हम उसे नौकरी से निकाल देते हैं, इस प्रकार के होंगे सेन साहब। मदन तो अपना हठी था ही, गरीब का लड़का है, लेकिन हाय हठी, जो हमारा है सो हमारा है, अगर हमसे तू भेरेगा तो हम नहीं देंगे लट्टू। मतलब इस प्रकार का चरित्र था मदन का। मदन के चरित्र का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है कि मदन एक छोटा सा बालक था, जो कि जिसके पिता का नाम गिरधर लाल था और गिरधर लाल उसके किरानी का लड़का था, और किरानी का लड़का होने के बावजूद भी वह अपनी जगह पर, यदि हम सही हैं तो हम सही हैं, इस प्रकार का मदन था, लेकिन उसे गिरधर लाल के पिटाई से डर भी लगता था। तो ये हुआ मदन का चरित्र चित्रण। और कासू का चरित्र चित्रण कुछ ज़्यादा ही हठी और जिद्दी टाइप का कह सकते हैं आप, कि कासू कुछ भी तोड़ फोड़ करे, इस प्रकार का था कि हम उल्टा ही करेंगे भैया, घर में 5 बहनें दीदी लोग जो करे सो करे, बहुत ही अच्छा से रहे, लेकिन हम उल्टा करेंगे, आई एम द बॉस, वो उस टाइप का था कुछ। आई एम नॉट लीडर, आई एम द बॉस वाला गुण था। और बच गया गिरधर का चरित्र बहुत ही गहरा था। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना तो गिरधर के साथ थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका लड़का मदन सही है, फिर भी उसे पीटना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह उसके ऑफिस में काम करता था, उसके फैक्ट्री में काम करता था, उसके फैक्ट्री में ही किरानी था और उसका ही तनख्वाह से उसका घर चलता था। सेन साहब के ही सैलरी से, सेन साहब जो सैलरी देते थे गिरधर लाल को, उसी से उसका घर चलता था। इसका चित्र इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गहरा है, क्योंकि यह जान के भी, चाह के भी ये मदन को नहीं, मदन के ऊपर शासन अपने आप को करने से नहीं रोक सकता था, उसको पीट देता था। वजह यह थी कि वह उसका नौकर था, सेन साहब का। इसका चित्र बहुत ही गहरा था, तो आप लोगों ने समझ लिया इस बात को। अब आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। 12 नंबर का प्रश्न है। कहानी का नायक तो मेरे हिसाब से मदन ही होगा, क्योंकि मदन ने ही उस कहानी के विलन जो कासू था, उसके विष के दांत मदन ने ही झाड़े थे। इस हिसाब से मदन ही कहानी का लेखक का, कहानी का नायक है, और बहुत ही अच्छा काम किया मदन ने। और तर्कपूर्ण उत्तर दें। तर्कपूर्ण उत्तर यह है कि मदन ने
मदन ने ही कासू का घमंड तोड़ा था। घमंड तो नहीं टूटा होगा कासू का फिर भी, लेकिन एक अकल ठिकाने जरूर लग गई थी कुछ समय के लिए कि तू होगा अमीर अपने घर में, अपने जगह पर, अपने महल में, हमारे पास तू कैसे आ जाएगा लट्टू लेने। तो इस प्रकार से मदन ही इस कहानी का नायक है। तो ठीक है, अब आगे का जो क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। और ये प्रश्न जो है विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। इसका मैं इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया या वीडियो, इस वजह से अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इन दोनों प्रश्नों का बहुत ही रुचिकर उत्तर होने वाला है, इस वजह से आप लोग आगे अगले वीडियो का वेट करें। ठीक है, धन्यवाद।